तो हमारा अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट हम किसे कहते हैं? जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड फ्रीज हो जाए, जम जाए, वो लिक्विड सॉलिड बन जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन ये तो जूनियर सेक्शन का डेफिनेशन है। जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट का भी दो डेफिनेशन था, एक जूनियर सेक्शन के लिए द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट क्या था? जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते थे। तो यहाँ पर भी उसी तरह का डिफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनेशन क्या है? वह टेम्परेचर जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of its solid state is called freezing point। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिसपे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए? सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो जनरली टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, इवापोरेशन कम होगा। और सॉलिड स्टेट का तो वेपर प्रेशर लिक्विड के भी वेपर प्रेशर से कम होगा। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो एक समय उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होते होते उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और उस टाइम वो लिक्विड क्या हो जाएगा? उस टाइम वो लिक्विड क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का इंक्रीज हो जाता है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से ज़्यादा हो जाता है। अब बात करेंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में। अगर कोई लिक्विड में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, घट जाना।
कैसे ऐसे हुआ, उल्टा कैसे हो रहा है? एक बार बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जा रहा है और इस बार फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। समझते हैं ग्राफ से। तो बॉइलिंग पॉइंट का कल हम ग्राफ बनाए थे ना, वो ग्राफ कैसा था? इसको और नीचे कर देते हैं। टेढ़ा हुआ क्या? तो यहाँ हमने दो एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हम क्या दे रहे हैं? तो वाई एक्सिस में हम क्या लेंगे? तो वाई एक्सिस में हम कल की तरफ वेपर प्रेशर ले रहे हैं और यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग? टेम्परेचर। तो इधर हम वेपर प्रेशर ले रहे हैं वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को हम क्या ले रहे हैं? टेम्परेचर ले रहे हैं। और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो ये जो लाइन है मेरा, वो क्या कौन सा लाइन है? ये जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कौन सा लाइन है मेरा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस लाइन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो ये हमारा जो लाइन है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। तो हमारा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है? तो ये हमारा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है ना, यहाँ से नहीं, नीचे से लेना था। तो ये हमारा क्या है? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो एक टाइम क्या होगा? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पर ये क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जा रहा है, इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और ये प्योर लिक्विड के लिए बात हो रहा है, तो ये टीबी नॉट। तो ये जो ग्राफ बना है ये किसके लिए बना है? प्योर लिक्विड के लिए बना है। अब अगर हम सॉल्यूशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो जैसे से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और एक टाइम ये क्या होगा? मीट करेगा इस लाइन को, और ये जिस टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? इस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और इसी के डिफरेंस को हम लोग क्या कर रहे थे? डेल टीबी या डेल्टा टीबी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, तो यहाँ पर ये लिक्विड है और हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट की। तो हम क्या करते हैं? इस लाइन को हम थोड़ा क्या करते हैं? डॉटेड लाइन बना देते हैं। इस लाइन को क्या बना देते हैं? डॉटेड लाइन बना देते हैं। इससे ये समझना है आपको कि ये जो डॉटेड लाइन है वो लिक्विड स्टेट का है। तो क्या है? कौन सा स्टेट का है? लिक्विड स्टेट का है। तो इसी तरह ये वाला भी लाइन हम क्या कर दिए? डॉटेड कर दिए। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है? जो लाइन है वो क्या है? लिक्विड स्टेट में है कि नहीं? तो जैसे जैसे टेम्परेचर अगर कम करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, दिख रहा है। और एक समय ये लिक्विड क्या बन जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सॉलिड हो जाएगा। लिक्विड क्या हो जाएगा? ये सॉलिड हो जाएगा। ये जो बोल्ड लाइन हम दिखा रहे हैं ये क्या बन गया? आइस बन गया, यानी सॉलिड बन गया। तो अब क्या होगा? तो इसी तरह सॉल्यूशन को भी अगर हम ठंडा करते जाएंगे तो क्या होगा? एक टाइम ये जो है ठंडा होते होते इस लाइन को मिल जाएगा। किस लाइन को मिल जाएगा? इस लाइन को मिल जाएगा। ये जो है इस लाइन को मिल जाएगा, ठीक है।
तो जैसे टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर प्योर लिक्विड क्या हो गया, आइस बन गया, सॉलिड बन गया, फ्रीज हो गया। तो इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड यानी TF0। और जैसे जैसे सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम कर किए तो वो एक समय क्या हुआ, तो वो भी एक समय क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। तो सॉलिडिफाई कहाँ हो रहा है, इस टेम्परेचर पे जा करके। तो इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम लोग, TF। इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों का जो बीच का जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को क्या कहेंगे, डेल TF। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेल TF, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब हम किसी प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता है, घट जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल solute is dissolved in pure liquid, then vapor pressure and freezing point, then vapor pressure and freezing point both, then vapor pressure and freezing point both decreases, है कि नहीं। तो इस टेम्परेचर पे प्योर लिक्विड आइस बन गया यानी सॉलिड बन गया, जिसे हम लोग डिनोट किए हैं बोल्ड लाइन से। इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, TF0। और जैसे जैसे सॉल्यूशन को अगर हम ठंडा करते गए तो सॉल्यूशन क्या हुआ, इस टेम्परेचर पे जाके इस लाइन को मीट कर रहा है, यानी ये सॉल्यूशन जो है बोल्ड लाइन को टच कर रहा है। इसका मतलब है ये क्या बन रहा है, आइस बन रहा है, यानी सॉलिडिफाई हो रहा है, फ्रीज हो रहा है ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फ्रीज कब हो रहा है, कम टेम्परेचर पे। प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे वो जाके फ्रीज हो रहा है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, TF, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ऑलवेज प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सॉल्यूशन का, प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। तो ये बात याद रखना है हमेशा कि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से ज़्यादा होता है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो जस्ट इसका उल्टा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। तो डेल TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंस है। किसका डिफरेंस, बड़ा में छोटा। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा में से छोटा। तो बड़ा कौन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कम है। तो प्योर लिक्विड में से हम, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल TF कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो इधर मेरा क्या है, टेम्परेचर लिए हम, यहाँ क्या लिए हैं, टेम्परेचर लिए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द डिफरेंस इन freezing point of pure liquid, the difference in freezing point of pure liquid and solution is called depression of freezing पॉइंट।
है कि नहीं। तो जो हमारा डेल टी एफ होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है क्या आखिर, डिफरेंस है किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट ये ज़्यादा होता है माइनस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट टी एफ। यही है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब हम पढ़ेंगे रॉल्ड्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन के लिए भी हम क्या पढ़ेंगे, रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ट ने जिस तरह एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक लॉ दिया था, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग रॉल्ट का लॉ पढ़ने जा रहे हैं। किसके लिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो अब हम हेडिंग देंगे रॉल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। रॉल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिस तरह रॉल्ड्स ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो कल लॉ दिया था, उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी दिया है, और वो लॉ वही है। उस लॉ में और इस लॉ में कोई अंतर नहीं है, वही चीज़ है। उन्होंने क्या कहा था कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, उन्होंने कहा है वही चीज़ है कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना घटते जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना घटते जाएगा। जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होते जाएगा। यानी जितना ज़्यादा मोलैलिटी होगा सॉल्यूट का, यानी सॉल्यूशन का जितना ज़्यादा मोलैलिटी होगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी जितना ज़्यादा मोलैलिटी होगा उतना ज़्यादा डिप्रेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। स्मॉल m क्या बता रहा है, स्मॉल m बता रहा है, ये क्या बता रहा है, मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डेल टी एफ इक्वल टू क्या है, के एफ एम, कॉन्स्टेंट लगा दिए। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम। ये के एफ क्या है, तो ये जो के एफ है, ये के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो हमने कल के भी देखा था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो ये क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के एफ। सब कुछ वैसा ही है, बस के बी के जगह पे क्या हुआ है, के एफ हो गया है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट।
इसी चीज़ को हम आगे लिख सकते हैं, डेल टी एफ क्या होगा, के एफ, और मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। डेल टी एफ इक्वल टू क्या हो सकता है, के एफ एन ए के जगह पे हो सकता है कि वेट दे दिया जाए तो डब्ल्यू ए बाय एम ए लिख सकते हैं कि नहीं, एन ए को डब्ल्यू ए बाय एम ए, नंबर ऑफ मोल को हमने वेट बाय मोलर मास में कन्वर्ट कर दिया, इनटू डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी अगर ग्राम में दिया हो तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया। और डेल टी एफ क्या होता है, डेल टी एफ अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो डेल टी एफ होता है वो क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है सॉल्यूशन का या प्योर लिक्विड का, तो दोनों को रख के डेल टी एफ निकाल लेंगे और इस पर रख देंगे, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह का क्वेश्चन पूछेगा, या तो मोलर मास निकालिए, डेल टी एफ दिया रहेगा, या तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वेट और मोलर मास दिया रहेगा, डेल टी एफ निकालिए या टी एफ निकालिए, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालिए। और टी एफ नोट तो पता होता है, ये प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे के एफ का यूनिट क्या होता है। तो कल हम लोग के बी का यूनिट पढ़ चुके थे, तो के एफ का यूनिट वही होगा जो के बी का यूनिट होगा, सब कुछ वैसा ही वैसा है। क्या था, डेल टी बी इक्वल टू के बी एम था, बस यहाँ क्या है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ एम, बी के जगह पे एफ आ गया है, सब कुछ तो वही चीज़ है। तो यूनिट ऑफ के एफ, तो के एफ का यूनिट क्या होगा, के एफ का यूनिट वही होगा जो के बी का यूनिट था, क्या था, केल्विन केजी पर मोल। तो के एफ का भी यूनिट वही है जो के बी का है, केल्विन केजी पर मोल। और के एफ का जो वैल्यू है किसके लिए, सॉल्वेंट वाटर के लिए। जिस तरह के बी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, उसी तरह के एफ भी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम सॉल्वेंट का नेचर चेंज कर देंगे, यानी सॉल्वेंट को चेंज कर देंगे, तो के एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर हम वाटर के लिए बात करें, तो वाटर के लिए के एफ का वैल्यू क्या होगा, तो के एफ का अगर हम बात करें तो के एफ का वैल्यू होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो ये जो के एफ का हम वैल्यू लिखे हैं, ये किसके लिए लिखे हैं, फॉर वाटर H2O के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट हैज डिफरेंट के एफ वैल्यू, यानी के एफ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट हैव डिफरेंट के एफ वैल्यू। तो अगर एग्जाम में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन आ जाता है और के एफ का वैल्यू नहीं दिया होता है, तो अगर सॉल्वेंट वाटर है और के एफ का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये वैल्यू याद होना चाहिए। के एफ का वैल्यू क्या होता है वाटर के लिए 1.86, और अगर सॉल्वेंट वाटर की जगह दे दे कुछ दूसरा सॉल्वेंट दे दे, कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दे, बेंजीन दे दे, तो ऐसे केस में के एफ का वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया रहेगा। और सब कुछ सिमिलर है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। इसका जो क्वेश्चन भी होगा, इसका क्वेश्चन जो होगा वो
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से एकदम मिलता जुलता होगा। बस वहाँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना था और यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, और कुछ अंतर नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है, इज मिक्सड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम वाटर में क्या किया गया है, डिजोल्व किया गया है। तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ए, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो कितना से फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है हमें ये कैलकुलेट करना है, यानी ΔTF कैलकुलेट करना है। और एंड बी हमें क्या कैलकुलेट करना है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, जो 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल मिलाने से जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, तो उस फ्रीजिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का हमको फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं हम। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है ΔTF, ए नंबर में फाइंड करना है, और बी नंबर में हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी TF कैलकुलेट करना है। तो दो चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया है, सॉल्यूट कौन है, इथिलीन ग्लाइकोल, और इसका वेट कितना है 45 ग्राम। इथिलीन ग्लाइकोल को किसमें मिलाया गया, 600 ग्राम वाटर में, यानी 600 क्या है मेरा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है मेरा, वाटर है। और तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। इथिलीन ग्लाइकोल इथिलीन ग्लाइकोल क्या है, कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये अल्कोहल फैमिली का है। इथिलीन ग्लाइकोल किस फैमिली का है, अल्कोहल फैमिली का है। और ये डाइओल है, ये क्या है, डाइओल है, इसमें 2 अल्कोहल ग्रुप है। इथिलीन ग्लाइकोल कॉमन नेम है। अगर इसका IUPAC नेम देखें तो इथेन 1,2 डाइओल हो जाएगा नाम। तो यहाँ पर ये डाई अल्कोहल है, डाइओल इसे कहते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर है इथिलीन ग्लाइकोल का। तो हमें पहले ΔTF कैलकुलेट करना है कि नहीं। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ΔTF इक्वल टू क्या होता है हमारा, KF। तो यहाँ पर वेट दिया हुआ है ना, फॉर्मूला लगाएंगे वेट वाला, WA/MA इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का वेट किस में दिया हुआ है, ग्राम में, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें MA कैलकुलेट करना होगा ना। तो MA कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का 12 होता है, 24, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32, 24 और 6 30, और 32 62, यानी 62 इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। तो अब हम ΔTF कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो ΔTF होगा वो क्या होगा, KF क्या हुआ, KF का वैल्यू क्या होता है, सॉल्वेंट वाटर लिए हैं 1.86, WA क्या है मेरा, WA है हमारा 45 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA हमने 62 फाइंड किया है, और WB क्या है 600 है सॉल्वेंट का वेट। तो सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट को, डिसिमल को हटा देंगे 100। तो पहले हम डिसिमल को हटाते हैं, सॉरी पहले 0 को कट करते हैं, फिर ये 0 ये 0, तो ऊपर का 1000 ख़त्म हो गया है। अब यहाँ 45 और 60 है, तो 40 15 से डिवाइड करें तो 3 बार में, और इसको 4 बार में, है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से इसको और 2 से इसको, तो 2 के टेबल से 4 2 बार में, और यहाँ पर कितना होगा 93।
अब 93 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो कितना आ गया 279, और 62 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 124। 279 को डिवाइड कर देंगे 124 से। अगर हम कैलकुलेट करें 279 डिवाइडेड बाय 124 तो कितना बार में आएगा, 2 बार में, 248 एक बार में, 7 में 4 गया 3, 0 तो पॉइंट देना पड़ेगा ना, कितना बार में, 3 बार में होगा, नहीं होगा, 2 बार में ही होगा। 248, 10 में 8 गया 2, फिर 10 में 4 गया 6, फिर 0, अप्रॉक्स 5 बार में। तो जो डेल टी एफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 तो हमारा जो डेल टी एफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2.25 क्या, केल्विन। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहला चीज़ हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो कैलकुलेट करना आसान है कि नहीं। डेल टी एफ फाइंड कर लिए हैं तो डेल टी एफ इक्वल टू क्या होता है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, और हमें फाइंड करना है टी एफ। तो क्या टी एफ नॉट आपको पता है, टी एफ नॉट क्या होता है, देख लीजिए, टी एफ नॉट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस ना होता है जी, आप केल्विन में भी ले सकते हैं, है कि नहीं। सेल्सियस में लीजिएगा तो सेल्सियस में डिफरेंस होगा, और केल्विन में लीजिएगा तो केल्विन में डिफरेंस होगा। आंसर क्या चीज में दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ, तो केल्विन में लेते हैं। तो अगर हम इसमें क्या करेंगे, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो डिग्री सेल्सियस में हम 273.15 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 273.15 केल्विन हो गया। तो ये मेरा क्या निकला, टी एफ नॉट, यानी प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल टी एफ हमें पता है कितना है, 2.25, टी एफ नोट दिया हुआ है, टी एफ नोट अभी फाइंड किया 273.15, हमें तो टी एफ फाइंड करना था। ये माइनस टी एफ को उधर उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टी एफ, और 273.15 में हम क्या घटा देंगे, माइनस 2.25। तो देखिए कैसे होगा, 273.15 में हम घटा रहे हैं 2.25, 5 में 5 गया 0, 11 में 2 गया 9, 2 में 2 गया 0, 7 2। तो हमारा जो टी एफ वैल्यू आया वो क्या आया, 270.90 क्या, केल्विन। तो हमारा सेकंड आंसर भी कैलकुलेट कर लिए हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेरा आया 270.90। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर लिक्विड का 273.15 केल्विन था, जो घट करके क्या हो गया 270.90 केल्विन हो गया। ये जब हम 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिसॉल्व कर किए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.0 ग्राम
ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व किया गया है 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और 50 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व किया गया है जो कि हमारा सॉल्वेंट है। मिलाने पर क्या होता है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, घट जाता है। कितना से घट जाता है, बाय 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल। तो केल्विन केजी पर मोल देखिए ये क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट है, KF है। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमें यहाँ पर सोल्यूट का क्या फाइंड करना है, मोलर मास। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो हमें इंफॉर्मेशन जो दिया है हम लिख लेते हैं। सोल्यूट का वेट क्या दिया हुआ है हमें, 1 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट क्या दिया गया है, 50 ग्राम, जो कि बेंजीन है। अब ये जो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन, ये क्या है, डेल टी है। ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं समझ लीजिएगा इसको। ये क्या है, यहाँ बोल रहे हैं लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय, बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना से कम हो जाता है, 0.40 केल्विन। वैल्यू भी बहुत छोटा है। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है डेल TF दिया गया है कि इतना से बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए बाय 0.40। यहाँ बोल दिया गया स्पष्ट, ये क्या दिया गया है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.40 केल्विन। तो ये इतना से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, इतना से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, यानी ये डेल TF दिया हुआ है। अब क्या पूछा है, द फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी KF तो हमें दे दिया गया है बेंजीन का 5.12 दे दिया गया है। हम बताए थे सॉल्वेंट अगर वाटर होगा तो 1.86 लेंगे, लेकिन अगर सॉल्वेंट वाटर को छोड़ करके कोई दूसरा सॉल्वेंट है तो उसका KF वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड फार्मूला। तो फार्मूला क्या है हमारा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेल TF इक्वल टू क्या होता है, KF WA बाय MA इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल TF कितना दिया हुआ है, 0.40 केल्विन। KF का वैल्यू क्या है हमारे पास, 5.12। वेट सॉल्वेंट का कितना, सॉल्यूट का कितना दिया हुआ है, 1/1000। मोलर मास हमें फाइंड करना है और WB हमें दिया हुआ है 50 ग्राम। तो अब इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। हम MA को इधर कर देते हैं और 0.40 को नीचे कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। MA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.12 इंटू 1 इंटू 1000 बाय 0.40 इंटू 50। इस पॉइंट को हटा देना, डेसिमल दोनों सेम प्लेस पे है। अब हम क्या करेंगे, 0 घटाएंगे, 1 0 2 0 2 0 ऊपर कट कर दिए। 5 से अगर हम देखें इसको कितना बार में, 2 बार में, और ये 2 से 4 2 बार में, और 2 से इसको डिवाइड करें तो 2 बार में 11, 5 बार में 1 बच जाएगा, 6 बार में। हमारा जो मोलर मास आ गया वो 256 यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम पर मोल। तो मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, और जो हमारा आंसर आया है वो क्या है, 256 ग्राम पर मोल। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सीख गया तो मतलब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर भी क्वेश्चन बना सकते हैं। सब कुछ वैसा ही रहता है। तो हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे
ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम हेडिंग देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें जानना होगा ऑस्मोसिस क्या होता है, और ऑस्मोसिस जानने से पहले हमें जानना होगा डिफ्यूज़न क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? तो डिफ्यूज़न हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। अपने आप दो अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल का आपस में मिलना, अपने आप उसे डिफ्यूज़न कहते हैं। एक एग्जांपल हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे कि अगर हम एक क्या लेते हैं, इंक ड्रॉप डालते हैं पानी में। एक कंटेनर में हम क्या लेते हैं, एक कंटेनर में हम वाटर लेते हैं, प्योर वाटर, क्लियर वाटर। वो भी जो बीकर है वो क्या है, कांच का हुआ। और उस पर हम क्या ऐड करते हैं, 1 ड्रॉप इंक। थोड़े देर बाद क्या पता चलेगा कि धीरे 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 इंक क्या हो रहा है, पूरे सॉल्यूशन में फैलते जाएगा और एक समय पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएगा। तो ये जो इंक है वो अपने आप क्या हुआ, पूरे सॉल्यूशन में फैल गया, इंटरमिक्स हो गया। तो जब दो सब्सटेंस अपने आप इंटरमिक्स हो जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन किस तरह से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो डिफ्यूजन पढ़ेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ दो सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाते हैं, और इस कंटेनर को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक स्पेशल तरह का, मतलब जो डिवाइड कर रहे हैं इसको एक ऑर्डिनरी पेपर लगा दिए। क्या लगा दिए इस पर, तो इस सिस्टम को, इस कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दिए। किससे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर क्या होता है, उसमें होल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा जो पार्टीशन है, ये पार्टीशन किससे किया गया है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। इसमें हम क्या लगाए हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। और पार्टीशन करने के बाद एक तरफ हम लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरे तरफ हम क्या लिए, तो दूसरी तरफ हम ले रहे हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का मात्रा बहुत ही कम हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट का मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा बहुत कम होगा, और कॉन्क सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो दिख रहा है, कॉन्क सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा। सॉल्वेंट किस में ज़्यादा लगेगा, सॉल्वेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा, और कॉन्क सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा। तो सिंपली डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होता है।
तो अब क्या होगा, जब दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर दिए हैं फिल्टर पेपर के द्वारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, क्या है, कम है कि नहीं, लो कंसंट्रेशन। और कॉन्क सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन। तो होगा क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो सॉल्यूट का फ्लो किधर होगा, कम की तरफ। तो सॉल्यूट का फ्लो किधर होगा, ज़्यादा से कम की तरफ, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये किसका फ्लो हो रहा है, सॉल्यूट का। जिधर ज़्यादा है सॉल्यूट, किधर आ रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है, यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है। और उसी समय सॉल्वेंट का भी मूवमेंट होगा। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट किधर होगा, डाइल्यूट से कॉन्क की तरफ। सॉल्वेंट ज़्यादा किधर है, डाइल्यूट की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा है, और इधर सॉल्वेंट कम है, हायर कंसंट्रेशन, यानी कॉन्क सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट का फ्लो किधर होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ। तो ये सॉल्वेंट का फ्लो हुआ। तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसी घटना को कहते हैं हम लोग क्या, डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन कहते हैं। द फ्लो ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन and flow of solvent and flow of solvent from lower concentration to higher concentration when two solution of different concentration are kept in contact. This process is called diffusion. This process is called diffusion. The flow of solute from higher concentration to lower concentration and flow of solvent from lower concentration to higher concentration when two solution of different concentration are kept in contact. This process is called diffusion. तो यहाँ देखिए आप लोग, सॉल्यूट का फ्लो किधर हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो क्या होगा, एक समय धीरे धीरे डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और कॉन्क सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटते जाएगा।
तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और इसका कंसंट्रेशन कम होते जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉल्वेंट का फ्लो डाइल्यूट से कौन सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, तो जैसे जैसे सॉल्वेंट यहाँ कम होते जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, और सॉल्वेंट अगर यहाँ आते जाएगा तो कंसंट्रेशन घटते जाएगा। तो दोनों तरफ से क्या हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और हाइयर कंसंट्रेशन का कंसंट्रेशन घटते जाएगा। तो एक तरफ बढ़ रहा है और दूसरे तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है। और एक समय ऐसा आएगा दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब ये डिफ्यूजन का घटना क्या होगा, बंद हो जाएगा। डिफ्यूजन का घटना बंद हो जाएगा, डिफ्यूजन होना रुक जाएगा। तो डिफ्यूजन होना कब स्टॉप हो जाएगा, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ when both the solution have same concentration, जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हाँ तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिफ्यूजन stops when the concentration of both the solution becomes equal। तो डिफ्यूजन रुक जाएगा जब दोनों कंसंट्रेशन का, दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का डिफ्यूजन रुक जाएगा जब दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, तब ये डिफ्यूजन बंद हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन की तरह ये घटना है। तो इसको पहले हम फिगर बना के समझते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह का हम कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर का हम दो पार्ट करेंगे, और इस बार जो पार्टीशन कर रहे हैं ना, ये पार्टीशन किससे कर रहे हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से नहीं, बल्कि एक स्पेशल तरह का क्या लिए हैं, मेम्ब्रेन लिए। स्पेशल तरह का क्या लिए हैं, मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हम इस बार जो लिए हैं वो क्या लिए हैं, एक मेम्ब्रेन लिए। मेम्ब्रेन समझते हैं आप लोग, ये क्या है, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। ये बायोलॉजी का चीज़ है। तो आपका जो सेल होता है, सेल के चारों तरफ क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है फ्लूइड का और सॉल्यूट पार्टिकल का। सेल मेम्ब्रेन ही तो अलाउ करता है ना लिक्विड पार्टिकल का, फ्लूइड पार्टिकल का और सॉलिड पार्टिकल का सेल के अंदर एंट्री और एग्जिस्ट, बाहर जाने का रास्ता देता है, अंदर आने का और बाहर जाने का रास्ता देता है। तो वही मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखें आप लोग, तो सेमी परमेबल जो अंडा होता है, अंडा एक सेल होता है ना, अंडा क्या होता है, एक सेल होता है। तो अंडा के ऊपर एक कवर होता है, वो मोटा कवर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। जो वाइट कलर का जो कवर होता है अंडा के ऊपर, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का कवर। लेकिन उस हार्ड कवर के अंदर एक और एक कवर होता है प्लास्टिक टाइप का। जब अंडा का ऊपर वाला छिलका हटाइएगा, कैल्शियम कार्बोनेट वाला छिलका, तो उसके अंदर एक पतला सा और लेयर होता है। वो जो पतला सा लेयर है वही है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एनिमल के बॉडी में भी पाया जाता है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल में
कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड आएगा सेल के अंदर, कितना फूड, सेल का जो फूड आएगा, कितना ऑक्सीजन आएगा, वो क्या करता है, अलाउ करता है। कौन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो उसी तरह हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, दो कंसंट्रेशन, दो डिफरेंट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन ले रहे हैं। एक तरफ हम क्या ले रहे हैं, एक तरफ का कंसंट्रेशन क्या है, यानी एक तरफ हम ले रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन उसी तरह, और इसी तरह हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और कॉन्क सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। अब अगर यहाँ पर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को बदल के एसपीएम लगा दिए हैं, क्या लगा दिए हैं, एसपीएम लगा दिए, यानी यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। और एसपीएम क्या है हमारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या है, एसपीएम का क्या काम है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये सॉल्यूट पार्टिकल को पास होने नहीं देता है। ये सॉल्वेंट को पास होने देगा, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल को पास होने नहीं देता है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो सॉल्यूट पार्टिकल तो फ्लो होगा नहीं मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और मेम्ब्रेन का जो पोर्स है वो छोटा होता है, तो सॉल्यूट पार्टिकल तो पास होगा नहीं, लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल पास होगा, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। तो किधर से किधर सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, तो सॉल्वेंट किधर ज़्यादा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ, इधर सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट का फ्लो किधर होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो सॉल्वेंट का फ्लो किधर से किधर होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ। तो ये जो घटना होगा, इसी घटना को कहते हैं हम लोग क्या, ऑस्मोसिस। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं ऑस्मोसिस का डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर concentration to higher concentration through semi permeable membrane, जिसको आप एसपीएम भी लिख सकते हैं, is called osmosis। तो सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अगर सॉल्वेंट का फ्लो होते रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होते जाएगा, और सॉल्वेंट का फ्लो अगर यहाँ होते जाएगा तो कॉन्क सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होते जाएगा। इसी तरह डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और कॉन्क सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घटते जाएगा, यानी लोअर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन वाला का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और हाई कंसंट्रेशन वाले का कंसंट्रेशन घटते जाएगा, और एक समय क्या होगा, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा और ये ऑस्मोसिस अपने आप क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा।
ये जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ये एक समय क्या होगा, बंद हो जाएगा। डिफ्यूजन में जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस में थोड़ा लेट लगेगा, टाइम लगेगा। कारण है कि यहाँ एक ही तरफ से फ्लो हो रहा है, वहाँ दोनों तरफ से कंसंट्रेशन घट रहा था और बढ़ रहा था। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, व्हेन concentration of both the solution becomes equal, then osmosis stops. स्टॉप अच्छा लगता है कि स्टॉप्स? तो ऑस्मोसिस अपने आप क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब हमें जानना है कि ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है, आखिर क्या कारण है कि लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्क सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट का फ्लो क्यों हो रहा है। तो इसका भी कारण है वेपर प्रेशर। इसका भी कारण क्या है, वेपर प्रेशर। इसका कारण क्या है, वेपर प्रेशर। तो इसको हम वेपर प्रेशर से समझेंगे क्यों सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है। तो देखिए, इधर है डाइल्यूट सॉल्यूशन या लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा, सॉल्यूट कम है, और इधर सॉल्यूट ज़्यादा है। सॉल्यूट जितना ज़्यादा मिलाएंगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, है कि नहीं। मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, और यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, मान लेते हैं 50 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ मान लीजिए 100 है, यहाँ क्या है, 50 है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने के चलते ये प्रेशर लगाएगा किस पे, सॉल्वेंट पे, सॉल्यूशन पे, और सॉल्वेंट प्रेशर होने के चलते ये क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो किधर होगा, हाई वेपर से लो वेपर प्रेशर की तरफ। हाई वेपर प्रेशर से सॉल्वेंट का फ्लो किधर हो रहा है, लो वेपर प्रेशर की तरफ। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट फ्लो होते जाएगा कंसंट्रेशन इसका घटते जाएगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा, और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा। तो धीरे 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 क्या होगा, इसका अगर सॉल्वेंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है तो वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होते जाएगा, और एक समय क्या होगा, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा, यानी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर के डिफरेंस के चलते क्या हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, यानी ऑस्मोसिस हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू द difference in vapor pressure of two solution. The flow of solvent take place due to the difference in vapor pressure of two solution. और जब दोनों तरफ वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा, सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा।
तो ये तो सॉल्वेंट का फ्लो अपने आप रुक जाएगा। क्या अगर हम चाहें सॉल्वेंट का फ्लो रोक सकते हैं? हाँ, रोक सकते हैं। हम चाहेंगे तो सॉल्वेंट का फ्लो रोक सकते हैं। कैसे? अगर जब वेपर प्रेशर 100 है और इधर भी वेपर प्रेशर 100 कर दे तो दोनों तरफ वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, और जब दोनों तरफ वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो सॉल्वेंट का फ्लो अपने आप रुक जाएगा। तो आखिर करेंगे कैसे? तो हमें जिधर वेपर प्रेशर कम है, यानी लोअर, किधर कम है? हायर कंसंट्रेशन की तरफ, कौन सॉल्यूशन की तरफ वेपर प्रेशर कम है, तो इधर वेपर प्रेशर कम है तो हम क्या करेंगे? तो हम इधर प्रेशर अप्लाई करेंगे और प्रेशर बढ़ा करके क्या कर देंगे? 50 को 100 के बराबर अगर हम बना देंगे, प्रेशर अगर हम इसे लगाएं इधर, यहाँ हम क्या लगा देंगे? पिस्टन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पिस्टन लगा देंगे। तो यहाँ पर हम एक पिस्टन लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? एक पिस्टन लगा रहे हैं। पिस्टन समझते हैं ना? तो यहाँ पर एक हम पिस्टन लगा देंगे और ये पिस्टन क्या करेंगे? पिस्टन। तो अगर ये पिस्टन को अगर हम दबाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और एक टाइम दबाते दबाते इसका वेपर प्रेशर अगर 100 होगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर, तब सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा। सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगा रहे हैं किधर? हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ताकि सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाए, यानी ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या था? कम था, और इसे मान लेते हैं 50 था। तो हमारा अगला टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करेंगे पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट हम लोग किससे करेंगे? पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? 2 पे चल रहा है ना? The extra pressure applied on the higher concentration site. The extra pressure applied on the higher concentration side to stop the flow of solvent, यानी सॉल्वेंट का फ्लो को रोकने के लिए, यानी ऑस्मोसिस को बंद करने के लिए, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, is called osmotic pressure. It's called osmotic pressure. The extra pressure applied on the higher concentration side, higher concentration solution side, to stop the flow of solvent is called osmotic pressure.
अब अगर क्या होगा कि जब इस पिस्टन को दबाएंगे, दबाते दबाते 50 से इसको हम क्या कर दिए, 100 कर दिए, तो 100 कर दिए तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। यानी कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ा हमको, 50 था ऑलरेडी पहले से वेपर प्रेशर, अब 100 हो गया, यानी 50 अप्लाई करना पड़ा। तो ये 50 क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 50 से ना हमको अप्लाई करना पड़ा प्रेशर, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा है सॉल्वेंट को फ्लो को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इसी को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर क्या होगा, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ा करके 100 से हम क्या कर दें, 150 कर दें, तब क्या होगा, अब इधर वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, इधर वेपर प्रेशर कम हो गया, तो क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो किधर होने लगेगा, कॉन्क सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। यानी जब हम प्रेशर इधर हम बढ़ा करके ज़्यादा कर दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिए, तो सॉल्वेंट का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होने लगेगा। तो इस घटना को क्या कहेंगे, इस घटना को कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ऑस्मोसिस का उल्टा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट फ्लो हो रहा था, लेकिन जब सॉल्वेंट का फ्लो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होने लगेगा, इस घटना को क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम अब लिखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। The flow of solvent from higher concentration to lower concentration. The flow of solvent from higher concentration to lower concentration by applying pressure greater than osmotic pressure, by applying pressure greater than osmotic pressure. किधर अप्लाई कर रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन साइट, by applying pressure greater than osmotic pressure in higher concentration solution side. हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइट, जब हम प्रेशर क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा लगा देते हैं, तो इधर वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होने लगता है। तो ये जो घटना है, इस घटना को क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी घटना को हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से किधर होता है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी उल्टा होने लगता है, सॉल्वेंट का फ्लो उल्टा होने लगता है। और इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, आरओ का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही टेक्निक यूज किया जाता है किसमें, आपके आरओ वाटर प्यूरीफायर में। तो आपके घर में जो भी आरओ वाटर प्यूरीफायर होगा, तो यही टेक्निक से यूज होता है। बस इसका टेक्निक को समझते हैं, क्या होता है कि ये जो हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं ना,
इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को आप प्योर लिक्विड मान लीजिए। क्या मान लीजिए? प्योर लिक्विड, या इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लीजिए। और कम सॉल्यूशन में क्या है? गंदगी है, गंदा पानी है। गंदा पानी में क्या होता है? कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, नमक का मात्रा ज़्यादा होगा। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सॉल्वेंट जो वाटर है वो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा, सॉल्वेंट की तरफ मूव करने लगेगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा। यानी एक समय क्या होगा कि जितना भी वाटर है वो धीरे धीरे क्या होगा? इधर जमा होगा। और जो पीने का जो नल होगा, पीने वाला पानी का नल किधर लगाएंगे? इधर या इधर? जिधर कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक नल लगा देंगे और इस नल से क्या करेंगे? पानी भर लेंगे। तो ऊपर से पानी आते रहता है गंदा वाला, इधर प्रेशर लगाते रहता है मशीन, और सॉल्वेंट को क्या करता है? इधर भेजते रहता है, वाटर को भेजते रहता है, और इधर टैंक भर जाएगा। और जो गंदा पानी है, तो एक समय क्या होगा? अगर ऐसा करते रहेंगे तो सोल्यूट का पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो सोल्यूट पार्टिकल बाहर निकालना होगा ना, मशीन ख़राब हो जाएगा ना। तो गंदा पानी वाला एक पाइप जो है इधर से हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो ये कौन सा वाटर है? ड्रिंकिंग वाटर। ये कौन सा वाटर हुआ? और ये कौन वाटर हुआ? तो यहाँ से जो वाटर निकलेगा इसे क्या कहेंगे? डर्टी वाटर या वेस्ट वाटर, नहीं, या डर्टी वाटर। इसको नहीं पीना है। लेकिन बहुत लोग जो समझदार नहीं होता है, इससे भी पानी लेना चालू कर देता है। खासकर गांव वाले लोग जो होते हैं, उन्हें पता नहीं, उन्हें लगता है कि दो दो पाइप है। तो इधर से जो पानी गिरता है, बहुत लोग गलती से ये वाला पानी पीने लगता है। तो इधर का पानी क्या है? बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें नमक है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। तो इसका TDS बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जनरली 200 या 300 TDS से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर वाटर का लेवल कंटामिनेशन TDS अगर 0 है तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी में कम से कम 100 से 200 TDS होना ही चाहिए, क्योंकि मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। TDS का फुल फॉर्म है टोटल डिजॉल्व साल्ट। ठीक है, अगर हम 0 TDS वाला अगर पानी पिएंगे तो हमारे बॉडी में क्या होगा? हमारे बॉडी में मिनरल्स का कमी हो जाएगा, क्योंकि जो हम ग्राउंड वाटर पीते हैं ना, उस ग्राउंड वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। वो मिनरल्स आता कहाँ से? धरती के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो वो मिनरल्स पानी में घुल जाता है और वो पानी पीने से फ़ायदा होता है। लेकिन अगर RO वाटर ले रहे हैं और वो भी 100% प्योर RO वाटर, तो उसमें 0 TDS होगा। अगर ऐसा TDS, अगर इतना TDS कम होगा तो आपको आने वाले समय में पाँव में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, हड्डी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मिनरल्स का कमी हो जाएगा, और भी बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हमें मिनरल वाटर ही पीना चाहिए। और मिनरल वाटर, बेस्ट मिनरल वाटर कौन सा है? ग्राउंड वाटर सबसे चीप है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैन टॉप्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वैन टॉप्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वैन टॉप्स लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो
तो उन्होंने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया जब वो ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी कर रहे थे? तो उन्होंने सबसे पहला चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? जिसका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, जिसका कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तो वेपर प्रेशर जितना कम होगा तो हमको हायर कंसंट्रेशन की तरफ उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तब ना सॉल्वेंट का फ्लो रुकेगा। कंसंट्रेशन जितना कम होगा, क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, तो वेपर प्रेशर कम तो एक्स्ट्रा प्रेशर हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। तो ये हमारा रहा इक्वेशन 1। दूसरा चीज उसने क्या बात किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? ऐसा क्यों? तो ये क्लास 11 का एक लॉ है, गे-लुसेक लॉ। ऑस्मोटिक प्रेशर तो है प्रेशर ही, और जहाँ भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। अगर किसी कंटेनर में गैस रखे हैं और उसको हम दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि गैस पार्टिकल आपस में कोलिजन करने लगेगा, उससे एनर्जी क्रिएट होगा कोलिजन से, उसके चलते टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है। ये गे-लुसेक लॉ है जिसको वेन टॉप ने यूज किया। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया 2। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, अगर हम इस इक्वेशन को 1 और 2 इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। लिख सकते हैं कि नहीं? अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा। तो पाई इक्वल टू CRT, पाई इक्वल टू CRT, और यहाँ कांस्टेंट हमने क्या लगाया? R। तो ये R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये क्लास 11 का चीज़ है। PV इक्वल टू nRT, एक इक्वेशन पढ़े थे हम लोग क्लास 11 में, PV इक्वल टू nRT, और ये आइडियल गैस का इक्वेशन है। अगर कोई आइडियल गैस है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। P है प्रेशर ऑफ द गैस, V है वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, T इज द टेम्परेचर एंड R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है हमारा? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आगे हम इसको लिखेंगे। तो इस फार्मूला को हम एक और फार्मूला का रूप दे सकते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। ये कंसंट्रेशन ही मोलरिटी है। ये कंसंट्रेशन क्या है? मोलरिटी है। तो नंबर N बाय भी नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम ही तो मोलरिटी है, RT, है कि नहीं? तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बना।
और नंबर ऑफ मोल क्या है, किसका मोल है, सॉल्यूट का मोल है कि नहीं। तो ये मेरा दूसरा इक्वेशन बना। इसको हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं, पाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। भी किसका है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ RT उसी तरह रह जाएगा। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन बना। तो इस इक्वेशन का 3 फॉर्म है। अगर वेट मोलर मास का बात करेगा तो तीसरा फॉर्मूला का यूज करेंगे, है कि नहीं। अगर वेट कहीं लिख दे, मोलर मास लिख दे, या मोलर मास ना भी लिखा हो वेट लिख दे, तो हम इस थर्ड वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या है मेरा, ऑस्मोटिक प्रेशर है। और प्रेशर किस में ले सकते हैं, प्रेशर आपका जो मन करे ATM में लीजिए, चाहे बार में लीजिए, चाहे पास्कल में लीजिए, है कि नहीं। चलिए C क्या है, C आपका क्या है, यहाँ पर C है कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी। क्या है, मोलरिटी, यानी मोलरिटी क्या है आपका, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किस में लेते हैं हम लोग, मोल पर लीटर में लेते हैं कि नहीं। ये किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में। चलिए R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल लिखा है, यानी ये R का वैल्यू चेंज नहीं होता है, R का वैल्यू फिक्स होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो R का वैल्यू चेंज नहीं होता है, R का वैल्यू फिक्स रहता है। अब R का वैल्यू का यूनिट क्या होगा, PV इक्वल टू NRT है ना। तो R बराबर क्या होगा ये बता दो, R बराबर हो जाएगा PV बाय NT, है कि नहीं, PV बाय NT। तो P, अच्छा ये बताओ प्रेशर का क्या होता है, ATM या पास्कल या बार। वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर। नीचे क्या है, N नंबर ऑफ मोल, तो क्या हो जाएगा पर मोल। और नीचे टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, तो क्या हो जाएगा पर केल्विन। तो R का यूनिट क्या हुआ, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, या बार अगर प्रेशर बार मिलेंगे तो बार लीटर पर मोल पर केल्विन। तो R का यूनिट क्या होगा, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ देखिए WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। और MA क्या है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में, इसमें लेंगे यहाँ पर लीटर में, कोई दूसरा यूनिट नहीं लीजिएगा, किस में लेंगे लीटर में। अगर सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ml में होगा तो उसको लीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। और T क्या है यहाँ पर आपका, टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में बात करेंगे, केल्विन में बात करेंगे टेम्परेचर का। अगर सेल्सियस में दिया होगा तो केल्विन में चेंज कर देंगे। तो ये हुआ वेंट ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो R का आप लोग वैल्यू लिख लीजिए। R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, R का 2 वैल्यू हो सकता है। देखिए यहाँ पर R का वैल्यू हो सकता है 0.082। कब, जब हम प्रेशर किस में लेंगे, ATM में लेंगे। जब प्रेशर किस में लेंगे, ATM में लेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगा,
तो इसका यूनिट हो जाएगा 0.82 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। और आर अगर बार में लेते हैं आर का वैल्यू तो 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। तो आर का दो वैल्यू हम यहाँ लिख दिए। एक आर का वैल्यू जूल में भी होता है। तो आर का वैल्यू क्या होता है, एक आर का वैल्यू ये भी है, R इक्वल टू 8.314। लेकिन P और V क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाता है, प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने पर वर्क बनता है। वर्क एनर्जी क्या होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये आर का 3 वैल्यू है। तो ऑस्मोसिस का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे बॉडी में ऑस्मोसिस होते रहता है, हमारे बॉडी में ऑस्मोसिस होते रहता है क्योंकि सेल है। हम लोग के बॉडी में क्या है, सेल है। स्किन के अंदर भी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो एनिमल बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी हो, सब में ऑस्मोसिस होता है। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन की ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस का बहुत सारा एप्लीकेशन है। आदमी का जब पेट खराब हो जाता है तो उस पर क्या करता है, सलाइन चढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन पाउडर पीने बोलता है। इलेक्ट्रॉन पाउडर पीने से क्या होगा, ग्लूकोज पानी पीने से क्या होगा, बॉडी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो पेट खराब क्यों होता है, जब आदमी उल्टा सीधा खाना खा लेता है तो पेट खराब हो जाता है। तो कारण क्या है कि जो ब्लड में जो कंसंट्रेशन है वो अलग हो गया और जो सेल का कंसंट्रेशन अलग हो गया। तो सेल से सॉल्वेंट का फ्लो होने लगता है, सेल का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, सेल का कंसंट्रेशन कम है और ब्लड में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा, सॉल्वेंट का फ्लो लो कंसंट्रेशन से हाई तरफ होने लगता है। सेल से पानी क्या होता है, निकलने लगता है और सारा पानी फूड कहाँ गया, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ चला गया, पेट में, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कनेक्टेड है ना ब्लड वेसल से। तो इंटेस्टाइन से में अगर पूरा पानी भरते रहेगा तो क्या होगा, लूज मोशन आदमी को हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है। किसका कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है, सेल का। अगर सेल का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ऑस्मोसिस धीरे धीरे रुक जाएगा। तो ये एप्लीकेशन था किसका, ऑस्मोसिस का। एक ऑस्मोसिस अचार जब बनाते हैं तो अचार खराब नहीं होता है। कारण क्या है, ऑस्मोसिस अचार जब बनता है तो जब अचार जब बनाते हैं तो उसमें हल्दी नमक वगैरह मसाला पूरा देते हैं। नहीं, नमक हल्दी क्यों देते हैं, जब अचार बनता है पहले तो उसको पहले हल्दी नमक दे करके धूप में सुखाते हैं। ऐसा क्यों, नमक हल्दी देने का मतलब है बाहर का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। और जो आम के अंदर जो अचार है, आम के अंदर जो पानी है, हम जनरली आम के अचार की बात कर रहे हैं। सभी अब जिस चीज़ का अचार बनाना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में सोचें। तो होता क्या है कि जब आप अचार बनाते हैं उसमें नमक हल्दी मिलाते हैं। नमक हल्दी मिलाने के बाद क्या होता है, बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और आम के अंदर का जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन कम है। तो सॉल्वेंट का फ्लो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो धीरे धीरे जो आम का जो पानी है वो बाहर निकलने लगता है और धूप में रखने से क्या होता है, वो पानी सूख जाएगा। तो सारा पानी एक समय क्या होगा, निकल जाएगा और आम के अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ फ्लैश, उसका फ्लैशी पार्ट रह जाएगा। तो जब सारा पानी अगर निकल जाएगा तो वो खराब नहीं होगा, वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। तो इसीलिए उसमें नमक हल्दी मिलाया जाता है। तो जब नमक हल्दी मिलाया जाता है तो वहाँ भी ऑस्मोसिस का ही रोल है। तो ऑस्मोसिस का बहुत सारा रोल है हमारे दैनिक जीवन में।
तो क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो हमारा टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 का कंसंट्रेशन क्या है, C1, और सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन क्या है, C2। जब कोई एक गिवन टेम्परेचर पर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, टू सॉल्यूशन having same osmotic pressure at a given temperature is called osmotic pressure, is called isotonic solution. Then two solution are said to be isotonic solution. तो ये दोनों कैसे सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर at a given temperature are called isotonic solution. आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ एस लगा देंगे, सॉल्यूशंस दो की बात हो रही है तो सॉल्यूशंस होगा। तो यहाँ पर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम है। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब दोनों का कंसंट्रेशन भी क्या है, सेम है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन। तो दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है। तो ये था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर कंसंट्रेशन सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल भी हम सेम मान सकते हैं, है कि नहीं। पर यूनिट वॉल्यूम में अगर कंसंट्रेशन सेम है तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल भी क्या होगा, सेम होगा। कंसंट्रेशन सेम है तो अगर इसका यहाँ से इतना हिस्सा हटाए, यहाँ से इतना हिस्सा हटाएं ले, तो नंबर ऑफ मोल क्या है, इक्वल ही होगा पर यूनिट वॉल्यूम में। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। अब हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम हेडिंग देते हैं हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक solution and hypotonic solution।
बस जानना है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम। अगर दो सॉल्यूशन है, एक का कंसंट्रेशन C1 है, दूसरा का क्या है C2 है, तो पहला वाला सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है π1 और दूसरे का सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है π2। तो होगा क्या कि अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने का मतलब है एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और दूसरा का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। मान लेते हैं कि पहला का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है ज़्यादा है और दूसरा का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कम है। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है C1 वाले सॉल्यूशन का, फर्स्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे क्या कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है इसे क्या कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, बताइए किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। सोचिए आप लोग कि किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा यानी हाइपरटोनिक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन ज़्यादा तो वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर कम तो उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो अभी हम लोग पढ़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है कंसंट्रेशन। तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C1 इज ग्रेटर देन C2। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैव हायर कंसंट्रेशन। तो इस तरह से हमारा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर जो आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था वो समाप्त हुआ। अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 200 cm³ of an aqueous solution of a protein contains 1.26 ग्राम of the protein। तो एक एक्वस सॉल्यूशन है, किसका एक्वस सॉल्यूशन है प्रोटीन का। और प्रोटीन कैसा सब्सटेंस होता है, प्रोटीन बहुत बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन क्या होता है बड़ा मॉलिक्यूल होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है। किसका मॉलिक्यूल होता है एमिनो एसिड्स का। तो अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी बड़ा होगा। प्रोटीन्स क्या है मैक्रो मॉलिक्यूल्स होता है, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है। तो 200 cm³ ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो एक्वा सॉल्यूशन में कितना प्रोटीन है 1.26 ग्राम। The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10⁻³ बार। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो 300 केल्विन पर कितना दिया है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस में लिया गया है बार में लिया गया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो हमें प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का 3 फार्मूला था। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इन्फॉर्मेशन जो दिया है पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है जो कि प्रोटीन है 1.26 ग्राम। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 200 cm³। लेकिन cm³ में हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो किस में करेंगे लीटर में। तो लीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0.2 लीटर। तो वॉल्यूम आ गया 0.2 लीटर। अब हमारा काम क्या है टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन और क्या दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। तो हमें फाइंड करना है मोलर मास। तो हमें फाइंड क्या करना है मोलर मास फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला है पाई इक्वल टू WA/MA VRT। यही तो फॉर्मूला है क्योंकि वेट दिया हुआ था तो तीसरा फॉर्मूला लगाए। तो सारा का वैल्यू दिया हुआ है हम क्या करेंगे
सारा का वैल्यू रख देते हैं। पाई कितना दिया हुआ है, एम ए हमको फाइंड करना है, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू ए बाय पाई एम ए वी आर टी। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो एम ए बराबर हो जाएगा डब्लू ए 1.26 ग्राम। आर का वैल्यू क्या लें, बार में है ना, प्रेशर 0.0831 या 83। टेम्परेचर केल्विन में ऑलरेडी दिया हुआ है, सेल्सियस में होता तो चेंज करना पड़ता, तो लेकिन केल्विन में दिया है तो हम केल्विन में रहने देंगे। पाई है, पाई किस में है, ऑस्मोटिक प्रेशर 2.57 इंटू 10⁻³ तो -3, अच्छा, इंटू मोलिकुलर मास क्या है, मोलिकुलर मास तो फाइंड ही करना है। सॉरी यहाँ पर ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पर एम ए नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, पाई। एम ए यहाँ पर चला गया है और पाई यहाँ आ गया है, ठीक है। तो अब पाई लिख दिए, वॉल्यूम क्या है 0.2, 10 मिनट में आ रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट को हटा देते हैं और यहाँ से 1000 आ जाएगा और यहाँ से 10 ऊपर चल जाएगा। ये 10⁻³ है ना, अगर -3 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000। 10⁻³ अगर ऊपर चला जाएगा तो 1000 हो जाएगा। अब हम कट कर देते हैं, इसको कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं हम, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा 63 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 83 से, अगर 63 को 83 से मल्टीप्लाई करते हैं 9, 18, 24, 50, 9, 8, 4, 12, 1, 2, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 6, 8, 6, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 15687, 3 जीरो छूट गया था 1, और इसको डिवाइड करेंगे 257 से। अब अगर 15687 को डिवाइड करना है किससे, 257 से, तो क्या होगा, तो इसको 250 मान के चलेंगे। 250 अगर मान के चलते हैं तो अप्रॉक्स में 6 बार में, कितना बार में डिवाइड खाएगा 6 बार में, सच्चा के 42, 36, 34, 6 दूनी 12, 15, तो 6 बार मल्टीप्लाई करने पर आया 1542, 6, 2 कैंसिल, फिर 7 देंगे, कितना बार में, अप्रॉक्स 1 बार में, 257, 10, 0, पॉइंट आ गया, कितना बार में 0 बार में, फिर 0 देंगे तो अप्रॉक्स 3 बार में, तो एम ए जो होगा वो क्या होगा 61.03 इंटू 1000। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो जैसे जैसे पॉइंट को पीछे करेंगे तो 0 ख़त्म होते जाएगा, तो पॉइंट को पीछे करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 6103.0। तो ये मेरा क्या आया मोलर मास, और मोलर मास किस पे आएगा ग्राम पर मोल पे या यू पे। तो मोलर मास फाइंड करने पर कितना आया अप्रॉक्स 61,000 हमारा क्या आया मोलर मास। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेटली
61,000। तो देखिए मोलर मास जब 61,000, तो जनरली प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 10,000 से ज़्यादा होता है। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिट से ज़्यादा होता है, यहाँ पर 61,000 है। तो ऐसे एमिनो एसिड के चेन, पॉलीपेप्टाइड के चेन जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ज़्यादा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन। तो हमारा मोलर मास आया 61,000 अप्रॉक्स। तो हमारा ये चैप्टर लगभग समाप्त हो चुका है। बस एक टॉपिक बचा है, एबनॉर्मल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू जो है वो मिसमैच होने लगते हैं। यानी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू आना चाहिए वो क्या होता है, डिफ़र हो जा रहा है। तो जो अगला टॉपिक है एबनॉर्मल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।